नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल पे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनावी समर की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे देश में शुरू हो चुकी है, उसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल पे। इसका एक विशेष कारण है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां विपक्षी दल जो है वो मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। मोदी के से फाइट करने के लिए, मोदी से ताकतवर ढंग से लड़ने के लिए पूरे विपक्ष ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया था, सभी को मालूम है। लेकिन वह इंडिया गठबंधन बंगाल आते आते टूटकर बिखर गया और वहाँ ममता बनर्जी, जो कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत प्रमुख पार्टी की नेता थी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही जहाँ उनका वर्चस्व है वहाँ गठबंधन करने से इनकार कर दिया और कांग्रेस को से अलग होकर अकेले 4200 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और इस तरह वहाँ पे इंडिया गठबंधन टूट के बिखर गया। अब अगर इंडिया गठबंधन होता, वहाँ पे साथ चुनाव लड़ता कांग्रेस, सीपीआई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां अलग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती, तो क्या बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता? या आज तीनों अलग अलग लड़ रही हैं तो विपक्षी वोटों के मतलब भाजपा विरोधी वोटों के बिखरने का फायदा भाजपा को मिलकर भाजपा को आज ज़्यादा फायदा होगा? मेरा इसमें मानना थोड़ा सा अलग है। मैं इस मामले में हमेशा यही मानता रहा हूँ कि कहीं भी इलेक्शन में जनता दो भाग में बटी होती है। एक सत्ता विरोधी वोटर होता है, दूसरा सत्ता पक्ष का वोटर, जिसे सत्ता अच्छी लगती है, जिसे जो सत्ताधारी दल से सहमत होता है, उसके व्यवस्था से, उसके प्रशासन से, वो उसके पक्ष में वोट देता है, उसका पक्षधर होता है। और जो उससे सहमत नहीं होता है, जिसे उसकी व्यवस्था, उसके जो शासन का ढंग अच्छा नहीं लगता, वो उसके खिलाफ वोट देता है, वो उसका विरोधी वोटर होता है। और इस तरह पूरा वोटर समूह जो है दो भाग में बट जाता है। अब ये है सवाल कि वोटर जो समूह है वो जब दो भाग में बंटता है तो पूरा पक्ष का वोट एक सत्ताधारी पार्टी को जाता है, जबकि विरोधी वोट जो होता है वो विरोध की जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनमें बट जाता है, या दो या तीन जितनी मुख्य पार्टियां हैं अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो वो अलग अलग बट जाता है, जिसके कारण सत्ताधारी दल को फायदा पहुंच जाता है। और यही अगर सारी विरोधी पार्टियां मिल जाए तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा और सारे सत्ता विरोधी वोट एकजुट होकर सत्ता पक्ष को हराने की ताकत रखते हैं, जैसा कि मोदी के लिए किया गया, इंडी गठबंधन बनाया गया। तो वही चीज़ें वहाँ पे भी तृणमूल कांग्रेस के लिए भी लागू हो सकता है। भले ही वहाँ पे ये इलेक्शन बीजेपी के लिए है, तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं है, राज्य के लिए नहीं है, सेंटर के लिए है, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी, जनता की नाराज़गी और जनता का समर्थन डिपेंड करता है स्टेट के भी शासन पे, और उसके शासन पे ज़्यादा डिपेंड करता है जब कोई सत्ता स्टेट में लंबे समय तक रही हो। आज अगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते तो क्या होता, इस पे परिस्थिति पे पहले देखते हैं।
अगर ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते, तीनों के अपने अपने वोट बैंक हैं, भाजपा का अपना वोट बैंक है, तृणमूल का अपना वोट बैंक है जो सत्ताधारी पक्ष का वोट है, और कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम का अपना वोट बैंक है जो कि सत्ता विरोधी वोट ही है, क्योंकि ये दोनों सत्ता में नहीं हैं। कांग्रेस करीब करीब 50 सालों से सत्ता में नहीं है और सीपीआई सीपीएम करीब करीब 10 से 14 साल से सत्ता में नहीं है। तो ये सारे वोट जो हैं विपक्षी वोट हैं। अगर सीपीआई सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस आपस में गठबंधन करते तो हो सकता है ये जो सत्ता विरोधी वोट था वो तृणमूल से इतना नफरत करता हो, सत्ता विरोधी वोट जो है कांग्रेस का और सीपीआई सीपीएम का समर्थक वोटर तृणमूल से इतनी नफरत करता हो कि वो इस गठबंधन को एक्सेप्ट न करे और वह भाजपा के साथ आ जाए, और इसकी संभावना बहुत हद तक ज़्यादा होती क्योंकि भाजपा तृणमूल और सीपीआई सीपीएम में 36 का आंकड़ा है, और यही आंकड़ा कांग्रेस और तृणमूल में भी है, इस इंडी गठबंधन के पहले था। तो ऐसे में इन दोनों के वोटर के जो कि तृणमूल विरोधी थे वो इन दोनों के गठबंधन से इनका वोट बैंक दरकता और वो आकर भाजपा के साथ मिलता और भाजपा को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता, मेरा ये मानना है। जबकि आज गठबंधन न होने से सत्ता विरोधी वोट जो है वो कई कई भागों में बट गया है, और ममता विरोधी वोट जो है वो भाजपा को तो मिलेगा जो भाजपा समर्थक हैं, और आज के डेट में भाजपा वहाँ मजबूत पार्टी है, लेकिन जो कम्युनिस्ट समर्थक हैं जो ममता को हराना चाहते हैं वो ममता को हराने के लिए किसको वोट देंगे? वो सीपीआई सीपीएम को देंगे, और जहाँ सीपीआई सीपीएम नहीं है वहाँ वो कांग्रेस को देंगे, क्योंकि वो उनके समर्थक वोटर हैं। यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। मुस्लिम वोट बैंक के बारे में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम वोट बैंक किसी पार्टी का कैडर वोट नहीं होता है, वह उसी को वोट देता है जो भाजपा को हराने में सक्षम होता है, और वो वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ ही जाएगा एक मुश्त, क्योंकि ममता बनर्जी ही वहाँ पे सबसे मजबूत उम्मीदवार, ये भाजपा को हराने वाली नेत्री हैं, हराने में सक्षम नेत्री हैं, और तृणमूल सबसे भाजपा को हराने में सक्षम पार्टी है। कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम की वहाँ पे कोई औकात नहीं है मुसलमानों की नज़र में, या फिर जहाँ थोड़ी बहुत औकात होती भी तो वहाँ होगी भी तो वह एक सीधे सीधे मुसलमान मतलब टूटेगा नहीं, वो पूरा का पूरा ही उठकर सीपीआई सीपीएम या कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। आधा आधा वोट बैंक नहीं होता है, उनका बाइफर्केशन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पार्टी को लेकर कोई संशय नहीं है, उन्हें सिर्फ भाजपा को हराना है, और यही कारण है कि वो ममता को छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में मेरा ये मानना है कि यदि कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम और ममता बनर्जी तीनों अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो भाजपा को ज़्यादा फायदा होता बनिस्बत कि आज तृणमूल कांग्रेस अलग है, सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस अलग है। ऐसे में
त्रिकोणीय मुकाबला है और सत्ता विरोधी, स्टेट सत्ता विरोधी जो वोटर है वो दो भागों में बट जाएगा और कुछ कांग्रेस और उनके परंपरागत वोट हैं वो उनकी तरफ रहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा जो ये अपनी मायावती और मुलायम ने जब सपा ने जब ये गठबंधन किया था तो वहाँ पे सपा के वोटर्स ने तो मायावती का बखूबी साथ दिया, वोट दिया, लेकिन मायावती के वोटर्स सपा के साथ सहज नहीं थे और जहाँ सपा थी वहाँ उनके वोटर्स पूरी तरह से शिफ्ट कर गए भाजपा की तरफ। और यही कारण था कि दोनों गठबंधन के मिलने के बाद भी भाजपा इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन वही परिस्थिति, बिल्कुल वही परिस्थिति इस समय मतलब पश्चिम बंगाल के लोकसभा के चुनाव के लिए भी होती अगर ये तीनों पार्टियां आपस में गठबंधन करती, विपक्षी कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम और तृणमूल, तो सपा ये कम्युनिस्ट वोटर और कांग्रेस के वोटर ममता बनर्जी के लिए सहज नहीं होते। भले ही नेता मजबूरी में कलबहियाँ कर लेते लेकिन वोटर के सामने कोई मजबूरी नहीं होती और ऐसे में वोटर अपने आप को सहज महसूस न करते हुए वह भाजपा की तरफ भागता और भाजपा को वोट देता, जो आज के डेट में नहीं होगा और इसका नुकसान भाजपा को होगा। ऐसा मेरा एनालिसिस है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, तीनों अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं तो वोट तीन तरफ बटेंगे, ये सही है, लेकिन मेरा एनालिसिस यही कहता है कि वहाँ के ममता बनर्जी विरोधी वोट बट जाएंगे भाजपा और कांग्रेस सीपीआई एसपीएम में, ये एक साथ नहीं लड़ने पे, और इस तरह से भाजपा को थोड़ा नुकसान होगा। वैसे वहाँ की जनता, बंगाली जनता कितनी जो ममता विरोधी है, कितनी प्रबुद्ध है, कितनी समझदार है, ये अब देखना है कि वो कितना एकजुट होकर भाजपा की तरफ आ पाती है। वो कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम के पक्ष में नहीं जाती, क्योंकि अगर वो समझ जाएगी ये चीज़ कि केवल भाजपा ही तृणमूल को हराने में सक्षम है तो वो पूरी की पूरी तरह भाजपा के तरफ भागेगी। लेकिन फिर भी कोर वोटर जो है, जो कांग्रेस को वोट देता है या सीपीआई सीपीएम को वोट देता है लेकिन ममता बनर्जी को नहीं देता, वो वोटर नहीं टूटेगा, वो सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस की तरफ ही रहेगा और उसका फ़ायदा बहुत भाजपा को नहीं मिलने वाला। वैसे 5% वोट इस तरह से आते भाजपा के पास, मतलब उनका कोर वोटर 5% तक टूटता और वो 5% वोटर बहुत कम से कम 5 सीट बढ़ा सकते थे। जैसे आज भाजपा के लिए 22 सीटें चुनाव में ये जो सर्वे में दिखा रहे हैं, तो ये 22 अगर वो चीज़ें होती तो 30 तक पहुंच जाती, वो 30 नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा अनुमान यही कहता है कि अगर ये मिल के चुनाव लड़ते तो भाजपा के बल्ले बल्ले थी, जो कि थोड़ा सा निगेटिव जाएगा अभी इस गठबंधन के न होने के कारण। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, देखिए, सुनिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों से मैं व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी दिनों, 1 सप्ताह करीब गैप हो गया था, उसके बाद ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो चलिए, सबको राम राम, जय श्री राम।